निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है अमरी, लोथल, रंगपुर या फिर धोलावीरा। ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में नहीं है? बहुत अच्छा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है। देखिएगा, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि गुजरात में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन भी तो है हमारे पास में। कौन कौन से देखिए, एक तो है अमरी, लोथल, रंगपुर और धोलावीरा। तो याद रखिएगा, इनमें से जो स्थान गुजरात में नहीं है वो है अमरी। ये अमरी कहां पर है? तो याद रखिएगा ये सिंध प्रांत में है। ये कहां पर है? याद रखिएगा सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत यानी कि समझ गए आप, पाकिस्तान। तो अमरी जो स्थल है हड़प्पा, वो आपके कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। बाकी चाहे आपके लोथल हो, चाहे रंगपुर हो और चाहे धोलावीरा हो, ये सारे के सारे कहां पर है? गुजरात। अच्छा, इसके अंदर ये धोलावीरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा, धोलावीरा जो स्थल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये गुजरात के अंदर है। और याद रखिएगा ये 40वां स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल। आप जानते होंगे कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के अंदर भारत के कुल 40 स्थल हैं, और वो जो 40वां स्थल है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा धोलावीरा। और इसे कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 2021 में। तो इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। वो पूछ लेगा कि गुजरात का वह शहर, सॉरी, गुजरात का वह हड़प्पाकालीन स्थल जिसे 2021 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? धोलावीरा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि विश्व विरासत के अंदर भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं? 40। 40वां कौन सा था? तो आपको याद रखना है धोलावीरा, जिसे कब शामिल किया गया था? 2021 के अंदर। अच्छा, पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है इसका कि भारत का वह नवीनतम स्थल जिसे हाल ही के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो भी आपको याद रखना है वो भी कहां पर हो जाएगा आपके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है, सामवेद को भारतीय खाली जगह के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सामवेद जो है वो भारतीय खाली जगह के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। टंकण, कपड़ा डिजाइन, संगीत कला और दवा। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद में जैसे आप नाम पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको पता होगा कि ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद के अंदर जिसका उल्लेख है वो है आपके जादू टोना, जादू टोना और वंशीकरण का। ठीक है। सामवेद के अंदर जानकारी है संगीत की, इसीलिए तो इसे आपके संगीत का जनक बोलते हैं। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ व कर्म कांड की जानकारी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमसे यहां पूछा गया है कि ये जो सामवेद है इसके अंदर किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा संगीत और कला। या कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है आपको कि निम्न में से वह वेद जिसके अंदर 7 सुरों का उल्लेख है। तो कई बार ऐसे भी डायरेक्ट एग्जामिनर वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलें। हाँ, अच्छा, वेद 4 है और वेदांग 6 हैं। ये लो, वेदांग कितने हैं? 6। पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4। आश्रम कितने हैं? याद रखिएगा 4। ठीक है। उपनिषद कितने हैं?
उपनिषद 108, ये लो। ठीक है, पुराण कितने हैं कमेंट करिए, ये तो आप बताइए पुराण कितने हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 नंबर, क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्या कह रहा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां मिला था। महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी। देखिएगा, जैसे कुछ स्थान इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है लुम्बिनी गांव। ठीक है, जैसे नाम है बोध गया, जैसे नाम है सारनाथ, जैसे नाम है वैशाली, नाम है कुशीनगर। ये सारे के सारे जो स्थान है वो इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध से, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और वैसे आप इन्हें बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। अक्सर आप पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के कपिलवस्तु के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी गांव में 563 बीसी के अंदर हुआ। तो लुम्बिनी गांव के अंदर तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का क्या हो रखा है, जन्म याद रखिएगा। ठीक है, बोध गया के अंदर याद रखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण हुआ था इनका। सारनाथ के अंदर याद रखिएगा इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहां दिया था, सारनाथ के अंदर। याद रखिएगा कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश जहां दिया था वो है वैशाली। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने कुशीनगर। और कमेंट करके बता सकते हैं कुशीनगर किस राज्य में है वर्तमान में, कुशीनगर कहां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कुशीनगर। क्लियर, कुशीनगर कहाँ है ये जरा बताइए, फटाफट कमेंट करिएगा। कुशीनगर किस राज्य में है। हम्म, कुशीनगर आपके किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है। कालिदास की रचना कौन सी है, हर्षचरित, रामचरितमानस, मेघदूत या मुद्रा राक्षस। बताइएगा इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कालिदास की है, बताइएगा फटाफट। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है यानी कि रचना है, हर्षचरित, रामचरितमानस, मेघदूत या मुद्रा राक्षस। बताइएगा। अच्छा इसमें जी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सुनी, कोशिश है जल्दी आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिएगा, देखिएगा हर्षचरित जिसकी रचना है वो है बाण भट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वन लाइनर पूछ लेता है। और बाण भट्ट की एक और रचना भी इंपॉर्टेंट है, वो है कादम्बरी। कादम्बरी ये भी डायरेक्ट आपको वन लाइनर पूछता है। ठीक है, रामचरित जो मानस है ये जिनकी रचना है वो है तुलसीदास की। मेघदूत जिसकी रचना है वो है आपके कालिदास, याद रखिएगा। और मुद्रा राक्षस जिसकी रचना है वो है विशाखादत्त। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। और आपको पता है प्रत्येक दिन हम एक पुस्तक से रिलेटेड चर्चा जरूर करते हैं। जैसे हमने इस पुस्तक के बारे में भी चर्चा कर रखी है, राज तरंगिणी किसकी रचना है। ये एक बार थोड़ा सा वापस बताइए ताकि चीजें कुछ रिकॉल भी होती रहे। ये फटाफट बताइए, राज तरंगिणी किसकी रचना है।
बताइएगा, ये बताइए। और कालिदास की एक और रचना जो आपको एग्जामिनर पूछता है वन लाइन, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी आपको पूछ लेता है। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो है आपके कौन, याद रखिएगा, कल्हण, जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास है। और यही पुस्तक हमें बताता है कि सम्राट अशोक ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था जो आपके श्रीनगर कहलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। खाली जगह का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ? सोमेश्वर और उनकी पत्नी कर्पूरी देवी के यहाँ हुआ। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1166 में हुआ? उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर है और मम्मी का नाम कर्पूरी देवी है। सोमेश्वर वेडिंग टू कर्पूरी देवी, और इन दोनों का जो पुत्र हुआ था उसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में, और उस पुत्र का नाम था, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आप पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, अहिल पाटन गुजरात, अहिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 1177 ईस्वी के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय की जो संरक्षिका बनी थी ना, वो इसकी मम्मी बनी थी। प्रारंभ शासनकाल इनकी मम्मी ने चलाया था, मम्मी का नाम है कर्पूरी देवी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध किए थे। तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा था 1191 के अंदर, और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था 1192 के अंदर। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरा गोरी जीता था, क्योंकि तराइन के दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें पहला जीते थे पृथ्वीराज और दूसरा जीता था गोरी, याद रखिएगा। हाँ, हम स्मार्ट जी के बहुत जल्द, कोशिश यही है। ठीक है, कोशिश यही है, जल्दी आएंगे आपके। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? बाकी इनका शासनकाल तो आप जानते ही हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनका जो शासनकाल है वो कब से लेकर कब तक है। ये खिलजी वंश के शासक। हम्म, इनका टाइमिंग तो आप जानते ही हैं, 1296 से लेकर 1316 रहा है। बस इनके बचपन का नाम बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक देश एक दाम पद्धति अपनाई थी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई थी, याद रखिएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार जो केंद्र में बैठी है, वो जो अब कार्य कर रही है ना, वो कार्य आज से बहुत वर्ष पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा है। हाँ, इनके बचपन का नाम नहीं, कोई आइडिया नहीं, याद रखिएगा। तो इनके बचपन का नाम है अली गुरशाप। चलिए, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता। क्वेश्चन है आपके सामने, इब्न
ये जो नाम है ये आपके इस प्रकार से है, इब्न बतूता। इब्न बतूता का संबंध किस देश से है बताना। फारस, मिस्र, इथोपिया या मोरक्को। ये जो इब्न बतूता है ये कहां से आया था? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि फायान, हैंगसांग, ये सब। बताइए। इब्न बतूता की तीन बातें बड़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तीन बातें बहुत प्रसिद्ध है, देखिएगा। भारत आने वाले विदेशी भारत आने वाले विदेशी राजदूत, इनकी हम चर्चा करते हैं तो इसमें चार नाम तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चार नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो यह है कि भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन था। तो चार नाम लिख रहा हूं आपके सामने। एक तो है मेगस्थनीज, भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत है मेगस्थनीज। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है आपके हैंगशांग। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके, याद रखिएगा, फायान। और एक है आपके इब्न बतूता। एग्जाम के लिए चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। भारत में आने वाले ये जो विदेशी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेगस्थनीज, हैंगशांग, फायान और इब्न बतूता। देखिएगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं तो पहला ही वन लाइनर फैक्ट यहां से कि ये जो मेगस्थनीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये किस किस समय आया था? तो आपको याद रखना है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये सारे किसके समय आए थे। तो याद रखिएगा, मेगस्थनी जिसके समय आया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। हैंगसांग किसके समय आया? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय आए। फायान किसके समय आया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए। और ये जो इब्न बतूता है ये किसके समय आया? तो आपको याद रखना है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक के समय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये जो मेगस्थनीज है याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से यदि बनेगा मेगस्थनीज से तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक रचना भी है, याद रखिएगा, इंडिका। ये भी आपको पूछता है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, मेगस्थनीज। हैंगसांग जो है याद रखिएगा ये चीनी यात्री है। ये कौन सा है? चीनी यात्री। और इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, शी यूं की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? शी यूं की। फायान जो है ये भी एक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, वह है फूंको की। इसकी पुस्तक का नाम तो फूंको की है, लेकिन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है कि निम्न में से वह चीनी यात्री जो आया स्थल मार्ग से गया था और वापस गया समुद्री रास्ते से, वो थे कौन? याद रखिएगा, फायान। स्थल मार्ग से आए वे समुद्री रास्ते से गए
वो कौन है? याद रखिएगा, फायान। इब्न बतूता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये बंदा मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है, याद रखिएगा, रहला। रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो याद रखिएगा, भारत आने वाले जो ये 4 विदेशी यात्री है या 4 विदेशी जो राजदूत है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ी सी देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ। मेगास्थनीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, वो है कि भारत आने वाला, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत, तो याद रखिएगा वो है आपके मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का। ये भारत किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इनकी रचना कौन सी है? इंडिका। इनका एक कथन याद रखना है, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको कौन बताया कि देखो हम ऐसे डायग्राम बना के लिखते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज का ये कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है। दूसरा है हेंगशांग, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय आया था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक चीनी यात्री था, इसकी जो पुस्तक है याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है शियों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपके सामने फायान, ये चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी जो पुस्तक है वो है फूंको की। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, वह विदेशी यात्री जो आया स्थल मार्ग से था और गया जल मार्ग से, यानी समुद्री रास्ते से, वो थे आपके कौन? याद रखिएगा फायान। और ये इंपॉर्टेंट बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता, जिनकी एक पुस्तक है, नाम है रहला। अब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में आप सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चारों में से एक फैक्ट आपके एग्जाम में पक्का आएगा, स्टार लगा लीजिएगा, 100% आना ही आना है, भारत आने वाले विदेशी यात्री। ये 4 तो खास है, याद रखिएगा। ठीक है, आशा उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा साथ साथ में। ठीक है, क्लियर है। तो जीके को पढ़ने का थोड़ा तरीका ऐसे रखिएगा, कुछ चीजें एक साथ में समेटने की कोशिश कीजिए, ताकि जब एक चीज पढ़ने जाए मेगास्थनीज, तो फिर साथ में इब्न बतूता, फायान और हैंगसांग जैसी भी बातें। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट तो आप लेंगे ही लेंगे, मोबाइल तो भर ही लेंगे, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताइए, ओके है? एक बार फटाफट बताइए, थम्स अप कीजिए, सब ओके है? देखिए साथ साथ में ही याद करने की कोशिश कीजिए भाई। मुझे पता है, मैंने आपका मोबाइल देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपके मोबाइल में पढ़ाई से रिलेटेड इतने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेने का तात्पर्य यही होता है कि अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले रखा है। चलिए, सबके क्लियर है? ओके है, ओके है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में पहला मुगल सम्राट जो बना वो कौन था? देखिएगा, ये जो मुगल सम्राट बनने की कहानी है, ये शुरू होती है पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत हरियाणा का एक जिला है। हरियाणा का एक और जिला भी है करनाल, जिसमें एक स्थान है तराइन। तो तराइन के तीनों युद्ध भी, पानीपत के तीनों युद्ध भी, इसीलिए आप पढ़ते हैं। और महाभारत भी यहीं भी, इसीलिए आप अक्सर पढ़ते होंगे कि हरियाणा को युद्धों की भूमि कहा जाता है।
पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 21 अप्रैल 1526। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध के अंदर विजय हुआ था कौन, याद रखिएगा बाबर, और इस युद्ध में मारा कौन गया था, इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का कोई शासक है तो वो इब्राहिम लोदी है, याद रखिएगा, ठीक है, मारा गया। और इसी के साथ में पहला मुगल सम्राट कौन बना, याद रखिएगा बाबर। फिर तो ये क्रम चलता रहा, एक जगह ये क्रम टूट गया था, बीच में अफगान आ गए थे। आपको पता है बाबर के बाद में बना था हुमायूं, हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्धों में पराजित किया था फरीद शेरशाह सूरी ने, और दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है पद्मावत किसने लिखी थी, पद्मावत की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी, खान शाह, शाहे उल हुक, या फिर रामनाथ राठौड़। यहां पूछा जा रहा है पद्मावत किसने लिखी है, तो याद रखिएगा ये जो पद्मावत है ये कब लिखी गई है, इसका समय, तो याद रखिएगा समय है 1540 में। लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी भाषा में है ये, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखी हुई है ये। उल्लेख किसका है, तो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज पद्मनी की कहानी है यहां पर। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि पद्मावत की जो रचना है वो किस शासक के समय हुई थी। अब इसका आप जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन तो समझ में आया ना। क्वेश्चन है आपके सामने पद्मावत की रचना किस शासक के समय, और ऑप्शन नंबर एक है आपके सामने ए के अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने याद रखिएगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने शेरशाह सूरी, और ऑप्शन नंबर डी है रावल रतन सिंह। किस शासक के समय लिखी गई, कौन बताएगा आप में से, किस शासक के समय लिखी गई है ये। बताइए, बिल्कुल शाबाश। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि पद्मावत की जो रचना है इसका टाइमिंग क्या है, तो 1540, और 1540 के अंदर दिल्ली के जो शासक थे तो समझ गए, बिल्कुल शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के समय ये रचना हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था, बताइए अकबरनामा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, बताइए अकबरनामा की रचना टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, या फेजी, बताइए अकबरनामा। तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि अकबरनामा के जो लेखक हैं वो है, याद रखिएगा अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल की ही एक रचना आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, तो भी याद रखिएगा इसके लेखक भी कौन है, अबुल फजल। ये अकबर के नवरत्न में शामिल हैं, अकबर के नवरत्न में शामिल। अच्छा एक कमेंट करके मुझे ये बताइए कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है, ये और इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा के लेखक कौन बताएगा आप में से,
हुमायूं नामा के लेखक। बताइए।